नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का 3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए रॉयल एनफील्ड ख़रीदना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, कैसा अनुभव रहता है, मैं आज पूरा शेयर करूँगा। क्या क्या मैंने उसमें मॉडिफाई उसमें किया है मैंने रॉयल एनफील्ड में अपनी बाइक में, वो सारा आज मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो देखिए ये रही अपनी बाइक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये अपनी बाइक है और इसमें जो मॉडिफाई किया है, जो मॉडिफिकेशन मैंने इसमें की हैं उन सभी की लिस्ट मैंने यहाँ पे अपनी बनाई है, क्योंकि इतनी सारी हैं तो एक एक को मैं बताने जाऊँगा तो एक एक मेरी याद नहीं रहेगी, तो मैंने इसको पहले लिख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आगे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आगे की बात करते हैं तो टायर के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि इसका अलॉय, मैंने इसमें जो अपनी स्पोक्स हैं वो ही यूज़ की हैं, अलॉय मैंने इसमें नहीं डलवाया है। लेकिन स्पोक्स का जो एक नुकसान जो मुझे हुआ, ज़्यादातर स्पोक्स वैसे तो रिलायबल होती हैं क्योंकि मज़बूत होती हैं, लेकिन एक जो नुकसान इसमें ज़्यादातर मेरे को क्या हो रहा है कि मेरे को स्पोक्स बार बार टाइम के साथ इसमें अलाइनमेंट करवाना पड़ता है स्पोक्स का, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट हट जाता है और जो वो अपना डिस्क ब्रेक है वो भी घस के चलने लग जाता है। जब अलाइनमेंट में थोड़ा हो जाता है इधर उधर तो घस के चलने लग जाता है, तो वो मैंने किया है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अपनी 2017 मॉडल है, ठीक है, 17 मॉडल है और एस कलर है इसका ASH और क्लासिक 350 है। आप देख सकते हैं क्लासिक 350 है रॉयल एनफील्ड। तो इसका अलाइनमेंट मैंने इसका 4 बार करवाया है अलाइनमेंट, और एक टायर के 200 रुपये लेते हैं। यानी कि हर बार अलाइनमेंट जब मैं करवाता हूँ तो 200 आगे वाले के 200 पीछे वाले के, यानी कि एक बार में 400 रुपये, और वो 4 बार हो चुका। तो ये प्रॉब्लम मेरे को बार बार फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी अलॉय मैं इसलिए नहीं डलवा रहा क्योंकि मैंने सुना है कि अलॉय, और एक वीडियो भी मैंने देखा कि अलॉय चलती बाइक का टूट गया था, तो मेरे को उस चीज़ से डर लगता है, मैं अलॉय नहीं डलवाना चाहता उस वजह से। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। सॉकर देखो, इसका ये वाला सॉकर है, ये वाला जो सॉकर है ये मैंने एक बार रिपेयर करवाया है। क्यों करवाया? क्योंकि एक बार जब सर्विस के लिए गया तो उस बंदे ने ये नट खोले बिना इसको निकालने की कोशिश की, और उसको हथौड़े से, यहाँ से हथौड़ा मार के तब उसको उसने बाहर निकाला। और मेरे को भी उस टाइम नहीं पता था कि ये नट खोलना, क्योंकि मैंने तब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, नई बाइक ली थी, तो तब मेरे को नहीं पता था। उसने हथौड़े से मारा तो इसके ऊपर यहाँ पे बैंड हो गया, कुछ पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन इसमें दिक्कत आ गई थी, तो ये सॉकर मेरे को रिपेयर करवाना पड़ा था। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन है वो है अपनी LED हेडलाइट। देखिए इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है वो अपनी LED लगी हुई है, जो नाइट आई की LED आती है। 650 रुपये की आई थी, ये पेयर मंगवाया था, एक मैंने दोस्त को दे दिया और एक मेरे पास है। तो टोटल ये 1350 या 1300 ऐसे कुछ आए थे दोनों पेयर। तो ये वाला लगवाया हमने, और इसके अलावा मैंने इसमें एक पहले LED लगवाने से पहले इसमें मैंने ज़्यादा रोशनी के लिए हेडलैम्प लगवाया था रिले के साथ, और वो अपना वही जो स्टॉक बल्ब आता है उसी को ही बड़ा, जैसे कि स्टॉक बल्ब आता है 50 वोट और 60 वोट में, लेकिन मैंने 90 और 110 वोट में वो बल्ब लगा दिया था रिले लगा के, लेकिन वो बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद में आते हैं LED टाइगर लैंप। देखो ये जो टाइगर लैंप हैं, अभी मैंने अपने हैलोजन लगाए हुए हैं, लेकिन मैं बीच में 3 बार LED लगा चुका हूँ, और LED मैं 3 बार ऑनलाइन मंगवा के लगाया, 100 रुपये की हर बार लेके आया, और रिज़ल्ट ये मिला कि वो 10 दिन भी नहीं चलती थी। तो मैं इसी में हैलोजन यूज कर रहा हूँ, ये भी, और जो अंदर लगा हुआ है यहाँ पे वो भी। जो टाइगर लैंप हैं वो हैलोजन है हमारे। LED मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं चलती, ठीक है। इसके अलावा हमने लगाया है एक इसमें हजार्ड फ्लैशर, जो हजार्ड फ्लैशर है, और इसके अंदर इंडिकेटर में जो लाइट लगी हुई है वो भी LED लगी हुई है, ठीक है। तो वो साथ ही आई थी हजार्ड फ्लैशर के, और फ्लैशर हमारा देखे आप देख सकते हैं सिमटेक का यहाँ पे लगा हुआ है बाइक में, ठीक है। और इसकी कॉस्ट पड़ी थी अपने को लगभग
1500 से 1700, कंफर्म नहीं हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, देखिए जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, ठीक है। और इसका एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आप दोनों इंडिकेटर देख सकते हैं, ठीक है, ब्लिंक करेंगे। और इसको हम पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें एक स्विच है यहाँ पे, इस स्विच को प्रेस करने से हर बार, यानी कि 20 मोड्स इसके अंदर हैं, बार बार प्रेस करेंगे तो इसमें जो फ्लैशर है इसकी पैटर्न बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लगा था 1500-1700। उसके बाद हमारा अगले मॉडिफिकेशन था ये हमारा मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर है और इसमें नीचे चार्जर भी है। इसको हम यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग लग जाएगा मोबाइल, और यहाँ पे हम उसको मोबाइल को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये लगा था 650 को। ये मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही ख़रीदा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए अपने एंड बार लाइट लगाई थी, यहाँ पे सस्ती ही थी वो, तो 300-400 रुपये में लगी थी, लेकिन उनमें कोई मज़ा नहीं आया और थोड़ी बाइक भी अलग सी अजीब सी लगती थी मेरे को। तो मैंने उनको हटा के फिर से वापस अपने वो ही लगा दिए। उसके बाद आते हैं डिजिटल मीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। और डिजिटल मीटर से पहले जो मीटर था वो मेरा ख़राब हो गया था, और उसका ख़राब होने का कारण था कि मैंने उसको चेक करने के लिए बाइक की कितनी स्पीड से दौड़ती है, मैंने खुले रोड के ऊपर भगाया तो वो 120 तक तो ठीक ठाक मीटर काम किया, लेकिन 120 के बाद वो डायरेक्ट 140 पे चला गया। और 140 पे जब वह वापस आया और फिर उसको जैसे मैं यूज़ करता था तो वो स्पीड जो है रॉन्ग ही दिखाता था। इसके साथ साथ देखिए आप इस मीटर में मैं बता देता हूँ, आप इंडिकेटर का भी देख सकते हैं, इसमें हेडलाइट का भी है और इसके अंदर न्यूट्रल का भी है। देखिए मैं न्यूट्रल करता हूँ तो इसमें न्यूट्रल का दिखा देगा, एक सेकंड। हाँ देखिए ये न्यूट्रल हो गई है। यहाँ फ्यूल का भी है, लेकिन फ्यूल गेज मैंने लगाया हुआ नहीं है टैंक में, तो ये अभी फुल ही दिखा रहा है। और इसमें ट्रिप मीटर भी है, ये अपना ओडो है, और यहाँ से स्विच है इसको चेंज करने का। ये ट्रिप मीटर को इसको दबा के प्रेस करके रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने डिजिटल मीटर लगाया और ये आया था अपना 2500 रुपये का। अब करते हैं अगली बार। हो गया। उसके बाद हमने लगवाया था अपना के इंदौरी साइलेंसर। अभी तो अपना स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन मैंने के इंदौरी साइलेंसर 3200 रुपये दे के लगवाया था। और उसमें हुआ क्या कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो चलान का शायद 10,000 रुपये उन्होंने, पुलिस वालों ने चलान का प्राइस कर दिया। उस चक्कर में मैंने मतलब 10,000 मका क्यों दिए, उस चक्कर में मैंने क्या किया, डर के मारे के इंदौरी को हटा दिया और अपना स्टॉक साइलेंसर ही मैं अब यूज कर रहा हूँ। के इंदौरी आया था मेरे को 3200 रुपये का, दिल्ली से उसकी प्राइस थी, मैंने पता किया था तो 2500 रुपये का। मैं लेने गया भी था दिल्ली पे। दिल्ली एक शॉप थी जिसका मैंने ऑनलाइन ही वीडियो देखा था, और उसका नाम था, मेरे ध्यान नहीं है, रॉयल इनफील्ड कैसे नहीं, ऐसा कुछ नाम था वहाँ पे, यानी कि रॉयल के से ही स्टार्ट था वो, रॉयल बुलेट फैमिली, ऐसे कोई यूट्यूब चैनल है और उस शॉप का भी नाम वही है, रॉयल बुलेट फैमिली, ऐसे कुछ करके वो वीडियो में बोलता रहता है। उसके पास मैं के इंदौरी लेने गया था, लेकिन उन्होंने जो मेरे को के इंदौरी दिखाया ना, मैंने उनसे बोला कि मेरे को के इंदौरी साइलेंसर चाहिए। मैं यहाँ से 120 किलोमीटर से चल के, मैं हरियाणा से हूँ, 120 किलोमीटर से चल के उनके पास गया के इंदौरी लेने, ठीक है। वहाँ जाके मैंने उनसे बोला के इंदौरी चाहिए मुझे साइलेंसर, तो उन्होंने मेरे को एक खाली पाइप दिखा दिया। मैंने कहा भाई ये के इंदौरी नहीं है, के इंदौरी के अंदर मफलर आते हैं अंदर, नहीं। बोला ये तो इसमें सिरेमिक वुल है, कांच का वो है, कांच की रुई है इसके अंदर। मैंने कहा भाई मेरे को जो ओरिजिनल के इंदौरी आता है वो चाहिए, लेकिन उसने कहा कि हमारे पास यही है, यही के इंदौरी है, हर जगह यही मिलेगा आपको, आप जहाँ भी चले जाएं। तो मैं भाई वापस आया, अपने रॉयल इनफील्ड के शोरूम में गया, वहाँ से उन्होंने थर्ड पार्टी करके कहीं से जुगाड़ करके मेरे को के इंदौरी ओरिजिनल प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। अब चलते हैं सीट के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये जो सीट्स हैं ये ओरिजिनल सीट नहीं है, ये भी मैंने खजांची सीट्स के नाम से है दिल्ली में,
वहाँ से परचेज की थी, और ये मेरे घर तक डिलीवरी के साथ पड़ी थी 3,000 रुपये की दोनों। और ये जो पीछे की सीट है ये वाइड है, जो अपनी पहले आती है उससे वाइड है। और ये जो है आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कुशन जो है नीचे दबा हुआ है, वो पूरी फ्लैट आती है, वो बिल्कुल फ्लैट आती है सीट, लेकिन इसमें थोड़ा सा दबा हुआ है और ये थोड़ी वाइड है। ठीक है, तो बैठने में थोड़ी रिलैक्स देता है ये, बैठते हैं तो इसके ऊपर उसकी बजाय। लेकिन इसमें एक जो मेरे को डिमेरिट लगा वो था कि इसके अंदर जो नीचे आप देख सकते हैं कि जो नीचे सोकर थे सीट के नीचे वो हटाने पड़े हैं, डायरेक्ट एक पत्ती फिट है इसके नीचे। ठीक है, तो वो सोकर हट गए। उसके बाद चलते हैं इंडिकेटर बजर। हाँ, एक मैंने इंडिकेटर के लिए, जैसे कि इंडिकेटर ऑन करते हैं तो एक बीप्स की साउंड आती है, वो बजर भी लगाया था, वो यहाँ मैंने सेटिंग की थी उसकी, यहाँ वायर कनेक्ट किए थे। लेकिन जब से मैंने फिर ये हजार्ड फ्लैशर लगाया है इंडिकेटर के लिए, तब मेरे को हटाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो यहाँ पे जो फ्लैशर आता है वो हटाना पड़ता है, तब जाके वो दूसरा फ्लैशर लगता है। तो उस फ्लैशर के अंदर मेरे को नहीं पता, जो यहाँ पे फ्लैशर लगा हुआ है आप देख सकते हैं सिमटेक का, इसके अंदर मेरे को नहीं पता कि बजर कैसे लगाया जाए। मैंने सोचा भी है कि कंपनी से बात करूं और पता करूं कि इसमें इंडिकेटर बजर कैसे लगाएं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने हटा दिया। बजर तो ज़्यादा महंगा नहीं आता, सिर्फ 40 रुपये का आता है। हाँ, इसके अलावा एक साइड टूल बॉक्स, जब स्टार्टिंग में बाइक ली थी तभी ये प्रॉब्लम आ गई थी कि जो इसका टूल बॉक्स का ये लॉक है ये टूट गया था। इसके लिए मैंने दूसरा लॉक लगवाया, ये 2 लॉक अलग से कंपनी से परचेज किए। उसकी चाबी भी आप देख सकते हैं, अलग की इसके साथ मेरे को रखनी पड़ रही है। ये अलग की है अपनी, जो इसके साथ ओरिजिनल आई थी, इसके साथ सिर्फ एक साइड टूल बॉक्स के लिए मुझे अलग की रखनी पड़ती है। इसका लॉक टूट गया था। ठीक है, उसके अलावा अपना चेन सेट चेंज हुआ है। चेन सेट चेंज हुआ था वो अपना 20,000 किलोमीटर पे चेंज हो गया था। और अपना एक पीछे वाला टायर चेंज हो गया है। अपना जो पीछे वाला टायर जो था पहले, आप इस पे देख सकते हैं 120 80 18 का टायर है। ये पहले शायद 110 90 18 का टायर आता था इसके अंदर, ओरिजिनल में 110 90 18 का आता है। लेकिन मैंने ये थोड़ा चौड़ा टायर लगवाया है, वाइड है थोड़ा सा पहले वाले से। और ये ट्यूबलेस है, लेकिन मैं इसमें ट्यूब डाल के ही यूज कर रहा हूँ। जब मैं टायर डलवा रहा था तो उसने मेरे से बोला भी था कि भाई आप वाइड टायर डलवा रहे हो तो एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, एवरेज कम हो जाएगी आपकी। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज की कोई इशू नहीं है। और ये अपना टायर चेंज हो गया था भाई 45,000 किलोमीटर के ऊपर। 45,000 किलोमीटर पे अपनी बाइक टोटल चल चुकी है 50,000 किलोमीटर। अभी अगली बात करते हैं हम रेयर टायर के अलावा बैक रेस्ट। आप बैक रेस्ट देख सकते हैं, जो पीछे की सवारी बैठती है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, गिरने का कोई टेंशन नहीं है। ये थोड़ा कुशन इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ठीक है, और ये अपना लगा था 1100 रुपये का, और ये अपने शोरूम से ही लिया था, अपने बाइक जहाँ से रॉयल इनफील्ड ली थी वहीं से ही। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो ओरिजिनल सीट आती है उसके अंदर तो ये आराम से फिट हो गया था, लेकिन ये जो खजांची वाली सीट लगाई ये थोड़ी वाइड है, तो इसके साथ इसको सेट करने में भाई साहब बहुत मेहनत लगी थी मेरे को। हाँ, एक बात और बता दो, जितनी भी मॉडिफिकेशन की है बाइक में वो सारी अपनी मेहनत है भाई, किसी से नहीं करवाई मैंने, सब खुद किया है। और एक बात बता दूं कि जो दोनों टायर हैं, एक टायर में आगे वाले में भी 2 बैरिंग डलते हैं, पीछे वाले में 2 बैरिंग डलते हैं। और ये दोनों बैरिंग मैं चेंज करवा चुका हूँ, यानी कि 4 बैरिंग कुल मिला के चेंज हो चुके हैं। और ये चले थे मेरे पास 35,000 किलोमीटर, 35,000 पे चेंज हो गए थे। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं की चेन, एक अपने बाइक की की चेन मैंने मंगवाई थी, ये पेटीएम माल से, रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर, पेटीएम माल से मंगवाई थी, 250 रुपये की आई थी। इसका कलर मैंने गोल्ड ऑर्डर किया था, लेकिन सेलर का फ़ोन आया मेरे पास कि सर गोल्ड अवेलेबल नहीं है, मेरे पास सिल्वर अवेलेबल है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिल्वर भेज दीजिए। तो ये पेटीएम माल से लिया था अपना। चैन लुब्रिकेंट की बात करें तो हम अपने चैन में जो लुब्रिकेंट डालते हैं वो हम डालते हैं मोबिल। देखो आप, वो जो स्प्रे आती है वो बहुत कॉस्टली आती है भाई साहब। जो
सर्विस के टाइम पे भी जो ल्यूब करते हैं चैन को, वो भी 250-300 रुपये ले लेते हैं लुब्रिकेंट के। लेकिन मैंने क्या किया है कि इसको सील का एक मोबिल आता है 85W140 ग्रेड का। देखो नॉर्मल ग्रेड का अगर मोबिल डालते हैं वो पतला होता है, वो क्या करता है कि वो जब बाइक चलती है तो वो उससे उतर जाता है छिटक के, ठीक है। लेकिन ये एक 85W140 ग्रेड का ऑयल है, वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत मुश्किल से चैन से उतरता है। इसलिए मैंने 85W140 का मोबिल डालता हूँ चैन के अंदर। और सर्विस की बात करें तो भाई साहब सर्विस अपनी होती है इसकी मोट्यूल के ऑयल से, मोट्यूल 300V। उसकी कॉस्ट पड़ती है अपने 1 लीटर की, इसमें 2.5 लीटर डलता है। 2.5 लीटर के लिए 2.5 लीटर की पैकिंग आती नहीं मोट्यूल 300V की, 1 लीटर की एक पैकिंग आती है, तो मुझे 3 पैकिंग मंगवानी पड़ती हैं। और एक की कॉस्ट है 1000 रुपये, 1000 रुपये लीटर के हिसाब से पड़ता है तेल, तो 3 लीटर मुझे मंगवाना पड़ता है इसका। और टोटल सर्विस कॉस्ट की बात करें तो 4000 से 4500 रुपये एक सर्विस पड़ती है इसकी, 4 से 4.5, यानी कि एक गाड़ी के बराबर सर्विस पड़ती है मेरे पास इसकी। और अगर आप नॉर्मल सर्विस करवा रहे हैं, नॉर्मल मोबिल डलवा रहे हैं, तो उसमें आपको 1700 रुपये के समथिंग इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन आपको वही बात है कि आप 1700 रुपये में सर्विस कराएंगे तो आपको हर 3000 के ऊपर सर्विस करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर जो सर्विस मैं करवा रहा हूँ मोट्यूल 300V मोबिल से, उसकी सर्विस चलती है 10,000 किलोमीटर, यानी कि साल में एक ही सर्विस हो पाती है। 10,000 किलोमीटर चल जाती है एक सर्विस में मेरी बाइक, क्योंकि मैं कॉस्टली मोबिल डलवाता हूँ उस वजह से। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की। तो भाई साहब पेट्रोल मैं जब भी डलवाता हूँ अपना टैंक फुल करवा लेता हूँ, और रिलायंस और एसर का ही पेट्रोल इसमें डला है। बहुत ही कम चांस होते हैं, जब मेरे पास मजबूरी हो जाती है कि तेल डलवाना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि HP या कोई और इंडियन वगैरह का मोबिल मैं डलवा लेता हूँ। लेकिन जब भी मेरे मतलब प्राथमिकता मैं देता हूँ रिलायंस और एसर के मोबिल को ही, क्योंकि मैंने सुना है कि उनका मोबिल थोड़ा साफ़ आता है, मतलब अच्छा होता है। तो अब वो हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिलायंस और एसर का ही मोबिल इसमें यूज करता हूँ। अब बात कर लेते हैं एवरेज की। तो भाई साहब बाइक की जो एवरेज है ना, वो है मात्र 30 से लेके 33 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि आप मेरी जो बाइक चलती है 1 लीटर में, वो 30 किलोमीटर से लेके 33 ही चलती है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर जो बोलते हैं वीडियो में कि क्लासिक एवरेज देती है 40 की एवरेज देती है, 41 की एवरेज देती है, हाईवे पे 45 की एवरेज देती है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि डिफेक्ट कहाँ है। डिफेक्ट है यहाँ है मीटर में। जब मेरे पास इसका स्टॉक मीटर था, जो ओरिजिनल मीटर लगा हुआ था, तो भाई साहब मेरे को भी ये 38 से 40 की एवरेज ही मैं इससे निकालता था, ठीक है। जब से मैंने ये मीटर लगाया है, तो इस मीटर के हिसाब से मेरे पास एवरेज आती है वो 30 से 33 के बीच में आ रही है। अब झोल कहाँ है इसके अंदर? झोल ये है कि भाई साहब जो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल मीटर आता है वो रीडिंग ही गलत देता है उसकी। अगर आपकी बाइक 70 चल रही है ना, तो वो आपको 90 दिखाता है, ऐसा मीटर आता है इसके अंदर। मैंने 90 नहीं तो 80 तो दिखाएगा ही, क्योंकि मैंने कई बार नोट करके थे। मैंने अपने फ़ोन में डिजिटल मीटर डाउनलोड किया। आप फ़ोन के अंदर ऐप आती है, प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, जो स्पीड बता देती है, उससे भी नोट किया। साइड में दूसरी बाइक चला के, स्प्लेंडर चला के मैंने नोट किया। इसके अंदर जो ओरिजिनल मीटर के अंदर जो रीडिंग आती है ना, वो एक्स्ट्रा ही आती है भाई साहब। वो अब बाइक 70 चल रही है तो 80 दिखाता है, 75 दिखाता है, मतलब एक्स्ट्रा दिखाता है। वही नीचे किलोमीटर दिखाएगा, वो भी एक्स्ट्रा दिखाएगा। यानी कि आप गए 5 किलोमीटर हैं, 5 से एक्स्ट्रा दिखाएगा, ऐसा मीटर है वो। इस मीटर के हिसाब से मैंने रीडिंग ली है, तो भाई साहब 30 से 33 की रीडिंग आई है। ओरिजिनल मीटर के हिसाब से आप रीडिंग लेंगे तो भाई साहब आपकी एवरेज 40 दिखा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तो एवरेज मैंने 2 बार चेक कर ली, एवरेज दिखाएगा इस मीटर के हिसाब से 30 से 33 ही, ठीक है। यही इसकी एक्चुअल एवरेज है, क्योंकि कंपनी ही 35 बोलती है यार। अच्छा, इंजन की साउंड की बात कर लेते हैं अब। देखिए अपना जो है
रिलायंस का पेट्रोल यूज होता है, एसर का पेट्रोल यूज होता है, मोबिल मोट्यूल का यूज होता है 320, टॉप ग्रेड का फुली सिंथेटिक मोबिल है ये। और अपने इंजन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड नहीं है। एक्स्ट्रा साउंड जो होती है ना, टिक टिक की साउंड है, या फिर मतलब लंबी चल के आई है तो एक अजीब सी चूड़ियाँ बजने लग जाती हैं, इस प्रकार का अपने इंजन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ चलता है। और हाँ, वाइब्रेशन भी जो है कम, मतलब मोट्यूल का जब इंजन ऑयल यूज कर रहा हूँ उससे वाइब्रेशन भी जो है वो कम मेरे को फील हो रहा है। हाथों के ऊपर, हैंडल के ऊपर वाइब्रेशन भी रिड्यूस हुआ है पहले की अपेक्षा, जब मैं पहले वाला मोबिल यूज करता था उसकी अपेक्षा। और एक मैं बता दूं, जो ये वेट लगा रखा है ना, जो वेट लगा रखा है, देखिए भाई साहब मेरा वहम हो सकता है, लेकिन इसकी जगह मैंने एंड बार लगाए थे ना, एंड बार लाइट लगाई थी यहाँ पे, तो उनकी लगाने से और इसके लगाने में क्या फ़र्क आया। जब मेरे पास वो लगी हुई थी ना एंड बार लाइट, वो यहाँ पे यानी कि वेट नहीं था, तो मेरे पास वाइब्रेशन कम महसूस होता था। लेकिन जब से मैंने वेट लगाया है ना, फिर से दोबारा से मेरे को ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये मेरे मन का वहम है या क्या लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ठीक है, अब एक अपने यहाँ पे अपने टैंक के ऊपर पैड लगाई हुई है ये, और ये इसलिए लगाई हुई है क्योंकि इसमें भाई रखने के सामान रखने के लिए कुछ नहीं है, ना इधर है ना उधर है। तो अपना क्या है कि आपने को यहीं पे रखना पड़ता है, तो स्क्रैच होती हैं टैंक के ऊपर, इसलिए यहाँ पे लगाई है ये। और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की है, ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उतरने वाला सिस्टम भी नहीं है इसके अंदर, एक नंबर का मस्त काम है ये। और इससे बड़ा भी आता है जो पूरे टैंक को कवर कर लेता है। मेरे को वो मिला नहीं यहाँ पे, लोकल मार्केट से मैंने ये ली थी, उस टाइम उनके पास नहीं थी, तो मैंने उनसे यही लगवा ली, 350 रुपये में लगा के दी थी। वो 1100 रुपये का आता है जो फुल टैंक को कवर कर लेता है। ठीक है, अब मैं बात बता दूँ आपको कि इसमें ज़्यादातर डस्ट कहाँ जमा होती है। देखिए बैक लाइट, तो भाई साहब इसकी जो बैक लाइट है ना, आप ये तीनों नट, 1 2 और एक नीचे है 3 नट, ये तीनों नट आप ओपन करेंगे ना, तो और इस तो उससे क्या होगा, ये हट जाएगा। और उसके अंदर आप देखेंगे तो भाई इसके अंदर फुल भरा है, ये गंदगी से, मिट्टी से, धूल मिट्टी से फुल भरा है, और जर खाने लग गया होगा आपका, अगर आपने कभी नहीं खोला होगा तो, और आपको लंबा समय हो गया है तो चलाते हुए बाइक को। क्योंकि मैंने अभी 1 साल के बाद इसको ओपन करके देखा था, मेरा इतना बुरा हाल था। मैंने इसको यहाँ से अंदर से मडगार्ड के नीचे से नट खोल के पूरा इसको हटाया, फिर इसको क्लीन किया, फिर दोबारा लगाया था। तो बहुत सारा गंदगी इसमें, मतलब मिट्टी इसमें इकट्ठी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई इसके नीचे एक छेद है यहाँ पे। ठीक है, अब तो मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे एक छेद है और जिसके अंदर से वायर गई हुई है, उस छेद से बहुत सारी मिट्टी इसके टायर से उठ उठ के अंदर जाती है इसके। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जमा हो जाती है। दूसरी चीज़ जहाँ पे डस्ट जमा होती है वो है इनके टूल बॉक्स दोनों इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो वो डस्ट को भी अंदर लेता है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। वो आप क्लीन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद चैन का जो फ्रंट स्पॉकेट है, ये जो स्पॉकेट है सामने वाला, इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। जब आप वॉशिंग के लिए जाओ तो यहाँ से क्लीन आप ज़रूर करवाया करो बाइक को भाई साहब, यहाँ से बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा है हेडलाइट में का जो अंदर आप खोल के देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी जो वायरिंग वगैरह है वहाँ पे बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है यार, मेरे को क्लीन करना पड़ता है बार बार। उसके अलावा आपको मडगार्ड का तो पता ही है कि बाइक चलेगी तो मडगार्ड, तो इसके मडगार्ड भी क्लीन करवाया करो। आप वॉशिंग के लिए ले जाओ तो दोनों मडगार्ड क्लीन करवा कर, मडगार्ड के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। और एक जगह है भाई साहब, ये जो लगा हुआ है ना गियर बॉक्स के ऊपर अपना जो ये सेल्फ स्टार्ट की मोटर लगी हुई है, इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे भाई अच्छी खासी मिट्टी भर जाती है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से क्लीन हो पाती है, फिर वो ब्रश से साफ़ करना पड़ता है, जो पेंट करने वाली ब्रश आती है ना, उससे साफ़ करना पड़ता है मेरे को इसको, तब जाके यहाँ से मिट्टी हटती है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा रिव्यू कि मेरा अनुभव कैसा रहा इस बाइक के साथ। और अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए ये कैसी रहेगी। आप अगर लेना चाह रहे हैं, बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कैसी रहेगी।
मैंने इसके ठीक ठाक रिव्यू दे दिए हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है। और कोई और चीज़ पूछनी हो बाइक के बारे में, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए इस बाइक को चलाते हुए और 50,000 किलोमीटर मैंने इसको चला दी है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका समापन अपने वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद। और एक फ़ोटो तो बनती है यार, यहाँ से एक मस्त सा व्यू आ रहा है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बाइक का। तो यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक, वाओ नाइस। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।